25 लाइन खींची है। इन्हें सब एक एक करके काटना है। पहले हम काटेंगे पहली लाइन ऐसे। ये देखिए, ये पहली लाइन काटी हमने। चलो फिर से करो दूसरी लाइन काट। एक महीना महिमा, पूरा महीना? रीमा, एक साल से घर कहाँ गई हूँ? जब से जयपुर आई हूँ जा कहाँ पाई हूँ? चलो ट्राई कर लो, पर मुझे लगता नहीं कि प्रिंसिपल सर 1 महीने के लिए सैंक्शन करेंगे। एप्लीकेशन कर लेती हूँ, देखा जाएगा। मैडम जी चलिए। क्या बात है मानसी, पहले तुम्हारी चाय तुम्हारी तरह कड़क और मीठी हुआ करती थी, अब तो इसमें ना दूध है ना मिठास है ना कुछ। हम लोगों से नाराज हो क्या? अरे नहीं नहीं साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी चीनी लेकर आई। त्रिवेदी जी, प्रिंसिपल सर ऑफिस में नहीं है? महिमा जी, सर तो मैनेजमेंट की मीटिंग के लिए गए हुए हैं। कब लौटेंगे? शायद नहीं लौटेंगे, वहीं से घर चले जाएंगे। ओह अच्छा। कोई ज़रूरी बात थी क्या? हाँ ज़रूरी तो है। तो एक काम करिए ना, कल सवेरे सवेरे आ जाइए, सर से पूछ के रखूंगा और सबसे पहले आपकी मीटिंग करवा दूंगा। अच्छा ठीक है त्रिवेदी जी, धन्यवाद। ये लीजिए। मेम साहब, मम्मी मम्मी देखो क्या बनाया है मैंने। अरे वाह गौरी, ये तो बहुत सुंदर पतंग बनाई है मेरी प्यारी बच्ची। मेम साहब मैं चलूं? हाँ, लेकिन कल टाइम पे आ जाना। आज गौरी के पापा को स्कूल जाने के लिए लेट हुआ होगा ना? कल टाइम पे आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, दरवाज़ा बंद करके जाना। नहीं, उतना भी लेट नहीं हुआ था मैं। रिक्शा करनी पड़ी थी क्या? ना, बस मिल गई थी। अरे हाँ, वो तुम्हारी लीव एप्लीकेशन का क्या हुआ? छुट्टी मंजूर की प्रिंसिपल ने? आज उन्हें मिल ही नहीं पाई मैं। क्यों? किसी मीटिंग में बिजी थे। तो कल जरूर कर लेना। लेकिन सुबह सुबह पहले उन्हीं से मिलने जाऊंगी। मम्मा, हम दादी के यहाँ रहेंगे कि नानी के यहाँ? तुम कहाँ रहना चाहती हो? 50-50। तो फिर 50-50। लेकिन गौरी जी, सब कुछ डिपेंड करता है मम्मी जी की छुट्टी पर। मुझे तो छुट्टी मिल गई है, अब अगर मम्मी जी को भी छुट्टी मिल जाए तो बस दोनों जगह रहेंगे 50-50 और 100% मजा करेंगे, है ना? यस यस। त्रिवेदी जी। अरे महिमा जी जाइए, मैंने सर से बात कर ली, जाइए मिल लीजिए। अच्छा ठीक है। मैं कम इन सर? आओ महिमा आओ, बैठिए। बैठो बैठो बैठो। जी सर, थैंक यू। 1 महीना महिमा? जी सर। लखनऊ को बिलोंग करती हो? जी सर। तुम्हारे हस्बैंड यही किसी जयपुर के स्कूल में पढ़ाते हैं, राइट? मंगतराम इंग्लिश हाई स्कूल सर। हाँ, अगर वो भी हमारे स्कूल में होते तो तुम्हारे लिए कितना अच्छा होता। बिल्कुल सर, लेकिन हमारे स्कूल में वैकेंसी भी तो होनी चाहिए ना सर। हमारे स्कूल में एक ही क्राफ्ट टीचर है और वो मैं हूँ सर। तुम अभी तक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो, राइट? मतलब परमानेंट नहीं हुई हो? जी सर। बड़ा झंझट का मामला होता है ये कॉन्ट्रैक्ट वाला। अगर परमानेंट हो जाओ तो चैन की नींद ले सकती हो, राइट? सही कहा सर, एक सिक्योरिटी वाली बात होती है। तुम लोगों को जयपुर 1 साल हुआ है, राइट? जी सर। सुना है तुम्हारी लव मैरिज हुई थी? हाँ सर, मतलब ऐसा ही कुछ। सर मुझे छुट्टी तो मिल जाएगी ना सर? सुना है तुम्हारी एक लड़की भी है? जी सर, छुट्टी
उसी के लिए चाहिए सर। गोद ली हुई है क्या? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं सर? नहीं, किसी एंगल से नहीं लगता कि तुम्हारी लड़की है। बिल्कुल कॉलेज गर्ल लगती हो। सर वो मेरी छुट्टी की। हाँ, छुट्टी मिल जाएगी, नौकरी परमानेंट हो जाएगी। बेटा, इतनी बढ़िया फिगर और मैं इतना भी ना कर सकूं? सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो बस छुट्टी पे जाना चाहती थी अपने फैमिली के साथ। मैं भी तो यही चाहता हूँ महिमा कि तुम्हें छुट्टी मिले, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। बी रीजनेबल। सोचो सोचो सोचो। कल सुबह आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या हुआ महिमा? तू ठीक तो है? वर्क प्लेस, जहां पर आप काम करते हैं वहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट से हर महिला वाकिफ है। वो चाहे सरकारी दफ्तर हो, प्राइवेट कंपनी हो या फिर किसी भी साइज की ऑर्गेनाइजेशन। वो एक खास विकृत नजर होती है पुरुषों की, जो औरतों के शरीर में घिन भरा कंपन पैदा करती है। कई विमेन वर्कर्स के सामने अश्लील प्रस्ताव रखे जाते हैं। प्रमोशन के बदले शारीरिक सुख, इंक्रीमेंट के बदले सेक्सुअल फेवर्स, छुट्टी चाहिए, सेक्स। ऐसे प्रस्ताव आए दिन नहीं होते, लेकिन ऐसा भी नहीं कि होते ही नहीं। इस तरह का प्रस्ताव रखने वालों और भुगतने वालों दोनों की कमी नहीं। क्राफ्ट टीचर महिमा आर्या एक बहुत ही मेहनती मिडिल क्लास औरत थी। उसके साथ जो हुआ, उस हादसे ने उसे झकझोर कर रख दिया। प्रिंसिपल के द्वारा अश्लील प्रस्ताव एक दस्तक थी कि छुट्टी पाना तो दूर, नौकरी संभाले रखना भी बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन महिमा को इस नौकरी की सख्त जरूरत थी। लखनऊ से जयपुर आने के बाद इस नौकरी ने घर चलाने में काफी मदद की थी, लेकिन महिमा आर्या अब करती तो क्या करती। महिमा, तुम्हारा शौक होना नेचुरल है, पर हम सब के लिए ये बात नई नहीं है। क्या? हाँ, वो हर फीमेल टीचर को ट्राई कर चुका है। जब से वो इस पोस्ट पर आया है, तब से उसके कैबिन में भी जाने में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पता है कल जब तुमने कहा कि तुम उनसे लीव एप्लीकेशन साइन कराने जा रहे हो, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें वार्न कर दूं, पर फिर मैंने सोचा कि शायद वो तुम्हारे साथ ऐसा ना करे। लेकिन दिन भर मुझे लगता रहा कि वो तुम्हें तो छोड़ेगा ही नहीं। महिमा मैडम, वो किसी को नहीं छोड़ता, किसी को भी नहीं। साहब आपकी कॉफी। अब वही खड़ी रहोगी तो कैसे पीऊंगा मैं? अंदर तो आओ। पटक कर चली जाओगी? अरे कॉफी बनाएगा कौन? जी साहब। वाह, क्या अच्छी कॉफी है। पहली बार तो मुझे लगा कि मुझे कोई गलत फहमी हो गई है। शायद ऐसा कुछ है ही नहीं जैसा मुझे लग रहा है। लेकिन जब दूसरी बार हुआ ना मैडम जी, फिर तो मतलब एकदम साफ साफ। मैडम मुझे कहने लगा अगर ऑफिस में रोज़ उसकी सेवा करूंगी तो तनख्वाह बढ़ा देगा मेरी। लीचड़ कहीं का। देखो महिमा, हो सकता है तुम थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रही हो। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि प्रिंसिपल है तो आदमी दूध का धुला है, लेकिन पंकज उसने मुझे छुआ, गंदे तरीके से छुआ और भद्दी भद्दी बातें करते हुए छुआ। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ है, उसने मानसी के साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया है। मानसी हमारे स्कूल की पियून है। लेकिन वहाँ और भी तो टीचर्स होंगे, उन्होंने कुछ कहा? उन सबका एक ही कहना है कि इस आदमी की फितरत ही ऐसी है, सब औरतों पे कोशिश करता है वो। लेकिन महिमा, तुम्हारा स्कूल तो एक आर्मी स्कूल है ना? पंकज, आर्मी स्कूल तब एक्शन लेगा जब कोई शिकायत करेगा, और हम सब टीचर्स तो मजबूर हैं।
सबको अपनी नौकरी जान से प्यारी है। पंकज, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं समझता हूँ महिमा। देखो ऐसा करते हैं, इस बार की छुट्टी का प्लान कैंसिल कर देते हैं और जो हुआ तुम उसे भूलने की कोशिश करो और चुपचाप ड्यूटी करते रहो। आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अरे त्रिवेदी, यस सर। वो क्राफ्ट टीचर महिमा ने छुट्टी की अर्जी दी थी, मैंने उसे मिलने को भी कहा था, वो आई नहीं। नहीं सर, वो तो नहीं आई। पता नहीं क्यों नहीं आई। खैर, छुट्टी तो उसे चाहिए थी। पहले से दूसरे डॉट तक हम एक लाइन बनाएंगे। ये देखिए, अब हम ये वाले डॉट से यहां तक, चलो बनाइए। यौन शोषण का कड़वा घूंट पीकर महिमा चुप रहने पर मजबूर हो गई। उसके अपने पति का भी मानना था कि इस बेइज्जती का कोई तोड़ नहीं। उन्होंने अपने छुट्टी के प्लान्स रद्द कर दिए, लेकिन इससे क्या उस भेड़िए के इरादे रद्द होने वाले थे? क्या वो दोबारा कोशिश नहीं करता? क्या महिमा के चुप रहने से उसकी गरिमा बरकरार रहती? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग 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 बेटा, मॉर्निंग। ये देखिए बच्चों, ये इस तरह पेपर को फोल्ड किया और ये जो हमने लाइन बनाई है ना, और यहाँ पे गम लगा के इसे ऐसे वापस दबा के और ये यहाँ लगाने के बाद बन जाएगा हमारा न्यूज़पेपर से बना हुआ पेपर बैग। और फिर अब महिमा, एक मिनट यहाँ आना तो। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे टीचर को मेरे साथ ले जा रहा हूँ, ओके? कोई शोर नहीं मचाएगा। सिट डाउन, सिट डाउन। कम महिमा। जी सर, आप लोग बनाओ, मैं अभी आती हूँ। तुम मुझसे मिलने आने वाली थी? हमने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी है सर, अब मुझे छुट्टी की ज़रूरत नहीं है। मतलब मेरे प्रस्ताव की भी छुट्टी कर दी तुमने? इतना बुरा हूँ मैं? सर प्लीज़, आई एम रियली सॉरी, बट ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैम, मैंने बैग बना लिया, ये देखिए। महिमा, महिमा चुप हो जाओ। महिमा, अपने आप को संभाल लेना। महिमा, संभालना अपने आप को। मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही है, लेकिन देखो, तुम्हें ये लड़ाई लड़नी ही होगी। हम मिलकर लड़ेंगे इस जानवर के साथ। कोई तुम्हारी इज्जत के साथ नहीं खेल सकता, कोई नहीं। अब जो होगा देखा जाएगा। अंत तक लड़ेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं इसे। आदरणीय चेयरमैन और ट्रस्टीज, मैं महिमा आर्या आपके विद्यालय राजस्थान पब्लिक स्कूल में कला विभाग में अध्यापिका के पद पर कार्य करती हूँ। मैं विद्यालय के मैनेजमेंट का ध्यान अपने साथ हो रही ज़्यादतियों की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। विद्यालय के प्राचार्य PS चौधरी का व्यवहार यहाँ की महिला अध्यापिकाओं के साथ बहुत ही बुरा व अशोभनीय है।
प्राचार्य PS चौधरी ने न सिर्फ अपनी गंदी हरकतों से मेरी गरिमा को ठेस पहुंचाई, बल्कि मेरे सामने ऐसा गंदा प्रस्ताव रखा जिसे मैं यहाँ शब्दों के द्वारा आप लोगों को बता नहीं सकती। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्राचार्य PS चौधरी के इस अभद्र व्यवहार से न सिर्फ मैं जिल्लत महसूस कर रही हूँ, बल्कि विद्यालय की प्रत्येक महिला कर्मचारी को इस तरह की जिल्लत सहनी पड़ रही है। मैं आपके सामने इन बातों को रखना अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। हमारे विद्यालय में कई महिला अध्यापिकाओं के साथ सैकड़ों लड़कियाँ भी पढ़ती हैं और ऐसी स्थिति में ऐसे चरित्र वाले प्राचार्य का होना एक बेहद शर्मनाक व खतरनाक बात है। मेरी आप लोगों से सविनय विनती है कि मेरे इस पत्र को संज्ञान में लेते हुए उचित से उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। धन्यवाद। महिमा, थोड़ा सोचो, ये एक आर्मी स्कूल है। PS चौधरी की पत्नी आर्मी बोर्ड की मेंबर है, उसका भाई आर्मी ऑफिसर है और मैनेजमेंट के बोर्ड में जितने लोग हैं सारे आर्मी ऑफिसर हैं। ऐसे में तुम क्या एक्शन की उम्मीद करती हो? मुझे जो एक्शन लेना है वो तो मैं ले ही रही हूँ। उन्हें जो करना है वो करेंगे, लेकिन हम अगर चुप बैठे रहे तो उन्हें कभी नहीं पता चलेगा। तुम सही कह रही हो महिमा, मैं साइन करूंगी इस लेटर पे। महिमा मैडम मैं भी साइन करूंगी। मेरे साथ भी तो कोशिश की थी उसने, और फिर मैंने तो अपनी आंखों से देखा है क्या किया था उसको महिमा मैडम के साथ। मैं भी साइन करूंगी। हम सब साइन करेंगे। अभी सिर्फ एक शिकायत नहीं, एक जायज़ बगावत है। अब तो स्कूल के डायरेक्टर्स भी इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ब्रिगेडियर साहब, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं ठीक नहीं हूँ चौधरी, क्योंकि हमारे स्कूल में कुछ ठीक नहीं। क्यों, क्या बात है? मेरे पास एक सीरियस शिकायत आई है। शिकायत? कैसी शिकायत? एक टीचर है महिमा आर्या। महिमा आर्या? क्या शिकायत की है उसने? क्या आपको उसकी भनक तक नहीं? हाँ, सेक्सुअल हरासमेंट का दावा ठोका होगा मुझ पर। करेक्ट। अरे ब्रिगेडियर साहब, टेम्पररी टीचर है, परमानेंट बनने के लिए सारे फालतू की ड्रामेबाजी कर रही है। मुझे धमका कर गई कि ऐसा ही कुछ करेगी। लेकिन बाकी सभी टीचर्स ने भी इस पेपर पर साइन किए और तुम्हारे खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया है। मुझे इंक्वायरी बैठानी ही पड़ेगी, क्योंकि मामला बहुत सीरियस है। ब्रिगेडियर साहब, आप तो जानते हैं कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। मेरा आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल साफ रहा है, क्लीन रहा है। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ चौधरी। रखता हूँ। देविका, ये जो टीचर है ना, महिमा आर्या, एक नंबर के लूज कैरेक्टर है, यू नो। पता नहीं ऐसे लोगों को स्कूल में लेते ही क्यों हैं। जानू, आप थोड़ा संभल कर रहिएगा। आप स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं। ये फालतू की औरतें ना पता नहीं क्या क्या करेंगी आप तक पहुंचने के लिए। एक बात कहूँ देविका, मैं जितनी शराफत से पेश आता हूँ ना, ये लोग उतने ही बदतमीज होते जा रहे हैं। अब इसी को ले लो, टेम्पररी से परमानेंट नहीं बनाया, उछाला मेरे नाम पर कीचड़। लेकिन मैं क्यों डरूं? बिल्कुल, एक एक से निपट लूंगा। ब्लडी शेमलेस वुमन। मिसेस महिमा आर्या, क्या आप अवेयर हैं कि आप एक बहुत ही सीनियर और हाईली रिस्पेक्टेड एजुकेशनिस्ट पर बहुत ही ज्यादा भद्दा इल्जाम लगा रही हैं? मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया सर, ये हकीकत है। जो भी मेरे साथ हुआ है वो मैंने आप सब तक पहुंचाया है। आपने इस लेटर में लिखा है कि प्रिंसिपल PS चौधरी ने आपको छुआ। जी मैम। अच्छा, कहाँ कहाँ टच किया मैंने आपको मिसेस महिमा आर्या? मेरी कमर पर। ओह आई सी। मिसेस आर्या, आपने पहना क्या था? सलवार कमीज, साड़ी? साड़ी मैम। तो इन्होंने जब आपको छुआ तो आपने क्या किया? बहुत गंदा फील किया सर। और ये हुआ कहाँ पर? क्लासरूम के बाहर, कॉरिडोर में? जी मैम। आपने अपने लेटर में यह भी लिखा है कि इन्होंने आपको अपने साथ एक रात गुजारने को कहा। शाम गुजारने की बात की थी सर। शाम कहा था या रात कहा था? ठीक ठीक बताइए। शाम कहा था सर। और कहाँ मिलने के लिए कहा था? स्कूल में
घर पर या किसी होटल रूम में? बस एक शाम गुजारने की बात की थी मैम। देखिए मिसेज महिमा आर्या, प्रिंसिपल पीएस चौधरी एक शादीशुदा आदमी है और इनकी बेदाग रेपुटेशन है। ऐसा डिग्निफाई आदमी आपके सामने ऐसा प्रस्ताव रखेगा, मुझे विश्वास नहीं होता फ्रैंकली। विश्वास तो मुझे भी नहीं होता सर, पर यही हुआ है, यही हकीकत है। उन्होंने ऐसा ही किया है और हमारी स्कूल की पियोन मानसी वो इस बात की गवाह है। उसने खुद ये सब देखा है। तो ठीक है, उससे भी मिल लेते हैं, हम भी तो जाने कि क्या क्या देखा उसने। प्रिंसिपल सर ने महिमा मैडम को ज़बरदस्ती जकड़ के पकड़ रखा था मैडम जी, और दीवार से टिका कर भी रखा था। फिर महिमा मैडम अपने आप को छुड़ा के क्लासरूम में भाग गई और प्रिंसिपल सर भी दूसरी ओर चले गए। तुम जहाँ पर खड़ी थी ये सब देख रही थी, वहाँ तुम्हें इनकी बातें भी सुनाई थी? नहीं मैडम, बातें तो नहीं सुनाई थी। ठीक है मानसी, तुम जा सकती हो। महिमा मैडम, आपका लेटर। अच्छा, क्या है ये महिमा? दिखा तो। हमें ये बताने में खेद है कि आपको आपके अस्थायी अध्यापिका की सेवा से बर्खास्त किया जा रहा है। हमें आपकी अंग्रेजी भाषा पर पकड़ काफ़ी कमज़ोर लगती है, जो इस विद्यालय के लिए अति आवश्यक अनिवार्यता है। आपका कला एवं शिल्प का ज्ञान काफ़ी अच्छा था, इसी शर्त पर हमने आपको ये नौकरी दी थी, लेकिन इस शर्त के साथ कि आप अपनी अंग्रेज़ी की भाषा का स्तर सुधारेंगी। लेकिन अफसोस कि हमें आपकी अंग्रेज़ी भाषा के स्तर में सुधार नहीं दिखाई दिया। ये एक अंग्रेज़ी माध्यम का विद्यालय है और यहाँ के अध्यापिकाओं का अंग्रेज़ी स्तर इतना बुरा नहीं हो सकता। हमारे विद्यार्थियों को गलत अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान होगा, जो कि हमारे विद्यालय के लिए अशोभनीय है। अतः विद्यालय का ये आखिरी निर्णय है कि इस महीने के समाप्त होने तक आपकी सेवा को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया जाएगा और विद्यालय आपकी जगह दूसरी दक्ष अध्यापिका को नियुक्त करेगा। आपकी तनख्वाह से संबंधित सारे कार्यों को तत्काल पूरा कर लिया जाएगा। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जानू, चलो अच्छा ही हुआ, एक महिमा आर्य को तो निकाल दिया गया, लेकिन आप ना बाकी की औरतों से बच के रहिएगा। उन्होंने जो झूठे इल्जामों पर साइन किए हैं ना, पता नहीं क्या प्लानिंग चल रही होगी। सत्यमेव जयते देविका, सत्यमेव जयते। ये लोग लाख कोशिशें करें, मेरे रेपुटेशन पर कभी दाग नहीं आएगा। मैं डट कर खड़ा रहूंगा हमेशा की तरह, सर उठाकर सीना ताने। जनवरी 2011 में महिमा आर्या का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया गया। उसे स्कूल छोड़ने के ऑर्डर्स दिए गए। महिमा का समर्थन करने वाले सभी स्टाफ मेंबर्स को भी धमकी दी गई कि अगर वो महिमा को सपोर्ट करते रहे तो उनके साथ भी वही हश्र होगा जो महिमा के साथ हुआ। मैं लड़ी पंकज, पर मैं हार गई। वो आदमी बहुत ज्यादा ताकतवर है। हेलो आंटी। हेलो बेटा, नमस्ते। महिमा, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। मेरी एक रिश्तेदार है जो जयपुर में पीयूसीएल की सेक्रेटरी को जानती है। ये पीयूसीएल क्या है रीमा? पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। ये एक ऐसी संस्था है जो काम की जगह पर हो रहे हैरेसमेंट के केसेस में मदद करती है। लेकिन रीमा, अब वो हमारी क्या मदद करेंगे? महिमा, ऐसे निराश नहीं होते।
अरे जहाँ दुनिया में पीएस चौधरी जैसे लोग हैं वहाँ कुछ अच्छे लोग भी हैं। मजाक समझ रखा है इन लोगों ने। ये कोई टर्मिनेशन के ग्राउंड्स हो ही नहीं सकते, खासकर तुमने जो सीरियस इशू उठाया है उसके बाद तो ये सब नॉनसेंस है। नम्रता जी, मैं इतने बड़े बड़े लोगों के साथ कैसे लड़ पाऊंगी? ये बड़े बड़े लोग अक्सर छोटे लोगों की बड़ी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। हम मिलकर लड़ेंगे, कानून की मदद लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ है महिमा, तुम्हें न्याय मिलकर रहेगा। इंस्पेक्टर साहब, आईपीसी सेक्शन 354 के तहत ये एक साफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का केस है। केस तो बनता है, तो फिर आप तुरंत एफआईआर दर्ज कीजिए। स्टेप बाय स्टेप मैडम। पहले मैं शिकायत दर्ज कर लेता हूँ, उसके बाद शुरुआती तहकीकात करूँगा, एफआईआर उसके बाद। ज़रूर, तो फिर हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ज़रूर, लेकिन सबसे पहले मुझे उन सारे गवाहों से बात करनी होगी। स्टाफ रूम पॉलिटिक्स अब इस तरह बेहुदा हरकतों पे उतर आई है। ये तो सरासर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है। देखिए चौधरी साहब, आपको जो कुछ भी कहना है आप अपने स्टेटमेंट में कहिएगा। हमारे लिए आपकी तरफ का बयान भी बहुत मायने रखता है। तो बताइए, आपकी स्टोरी क्या है चौधरी साहब? चार्जशीट तो हमने बना ली है, अब हम कोर्ट में फाइल करेंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। धीरज रखो महिमा, अब उन लोगों को पता चलेगा कि औरत की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा क्या होता है। पंकज, मुझे फिक्र अपनी नहीं है, मुझे चिंता उन स्टाफ मेंबर्स की जिन्होंने मेरे कंप्लेन लेटर पे साइन किया है। कभी कभी तो लगता है उन्हें इन चीज़ों में शामिल ही नहीं करना चाहिए था। ये लड़ाई खुद अकेली लड़नी चाहिए थी। May I coming, sir? त्रिवेदी, एक एक कॉपी उन सभी के हाथों में होनी चाहिए और एक्नॉलेजमेंट के साथ एक कॉपी हमारे पास होनी चाहिए। तुरंत बांट दो। जी सर। आपको सूचित किया जा रहा है कि आपकी सर्विस इमीडिएट इफेक्ट के साथ टर्मिनेट की जा रही है। ये बहुत शर्म और परेशानी की बात है कि स्कूल का स्टाफ स्कूल के खिलाफ साजिश कर रहा है ताकि इतने पुराने और इज्जतदार इंस्टीट्यूशन पर दाग लगे और स्कूल के माननीय प्रिंसिपल की बदनामी हो। कल सुबह से आप सभी का स्कूल आना मना है। स्कूल की जो भी प्रॉपर्टी आपके पास है उसे आज ही सिक्योरिटी के साथ डिपॉजिट करें। अगर इस ऑर्डर का पालन नहीं किया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, हर एक के साथ। एक तरफ जयपुर कोर्ट में स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की चार्जशीट फाइल हो रही थी और दूसरी तरफ स्कूल का मैनेजमेंट उन सभी स्टाफ मेंबर्स को अपनी नाराजगी का निशाना बना रहा था जिन्होंने महिमा का साथ दिया था। शिकायत पर दस्तखत करने वाले सभी टीचर्स और स्टाफ की औरतों को नौकरी से निकाला गया। एक औरत की लड़ाई में उसके कई कलीग्स की बलि चढ़ रही थी। लेकिन अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो एक औरत की लड़ाई अब स्कूल की सारी औरतों की लड़ाई बन गई थी। यह अब एक युद्ध था, औरत जाति की गरिमा का। काम करने वाली औरतों के यौन शोषण के खिलाफ एक मोर्चा खुल गया था। मैडम जी, प्रिंसिपल ने मेरे पति को कहा है कि मेरी बेटी को 9वीं कक्षा में फेल कर देगा। उसका पूरा साल बर्बाद करने की बात कर रहा है वो।
मुझे माफ़ कर दो मानसी, मुझे इसी बात का तो डर था कि मेरी वजह से तुम सबको तकलीफ होगी और इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नहीं महिमा नहीं, तुम्हारी वजह से तो हम सबको हिम्मत मिली है और तुमने हम सबकी इज्जत की रक्षा के लिए अपनी आवाज़ उठाई है। अगर तुम चुप रहती तो पता नहीं हम में से अगला निशाना और कौन होता, और धीरे धीरे ये सबके साथ होता रहता। हम इतने सालों से सब जानकर भी चुप थे महिमा, तुमने हमारे सोए हुए गुस्से को जगाया है। और अब ये गुस्सा सोने वाला नहीं है महिमा, मैं तुम्हारा आखिर तक साथ दूंगी। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मतलब एक हद होती है। नम्रता जी, यहाँ पे हर टीचर के लिए नौकरी उसकी ज़िंदगी है। यहाँ से की हुई मेहनत की कमाई से वो अपना घर चलाती है, पेट भरती है। नौकरी चले जाना मतलब ज़िंदगी जहन्नुम बन जाना। अब ये मानसी को ही देखिए ना, स्कूल की पियोन है, इसकी तनख्वाह रोक दी गई है, इसकी पति की तनख्वाह भी नहीं दे रहे, रोज़ एक झूठा बहाना बना देते हैं। इसकी बेटी को भी फेल कर दिया गया है, वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है नम्रता जी। उन्हें सब कुछ वापस लेना होगा महिमा। मैं वुमेन वेलफेयर कमीशन से बात करूंगी। ऐसे कैसे जिंदगियां बर्बाद कर सकते हैं ये लोग? नो, ये नहीं हो सकता। नम्रता जी, जब तक वुमेन्स वेलफेयर कमीशन कुछ एक्शन नहीं लेता तब तक क्या हम कुछ कर सकते हैं? आई एम सॉरी महिमा, तब तक हमें इंतज़ार करना होगा। मैं जानती हूँ कि बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन ऐसी लड़ाइयाँ अक्सर ऐसी ही होती हैं। ये मेरा लिखा हुआ कंप्लेन लेटर और ये मेरा टर्मिनेशन लेटर और ये मेरे इन सब स्टाफ मेंबर्स के टर्मिनेशन लेटर्स है जिन्होंने मेरे साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और मेरा समर्थन किया। मिसेज आर्या, ये स्कूल डिफेंस सर्विसेज के एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। क्या आपने आर्मी हेडक्वार्टर में इसकी कंप्लेंट की है? जी हाँ, फिलहाल हम PUCL की मदद ले रहे हैं जो हमें वुमेन्स वेलफेयर कमीशन तक पहुँचाने की मदद करेगा। और हाँ, हम डिफेंस मिनिस्ट्री को भी आगाह करेंगे। क्या आपको यकीन है कि आप आखिर तक ये लड़ाई लड़ेंगी और आपको न्याय मिलेगा? मैं नहीं जानती, मैं वाकई में नहीं जानती। देखिए, मैं और मेरी पत्नी महिमा हमारी बच्ची के साथ 3 साल पहले यहाँ जयपुर शिफ्ट हुए ताकि महिमा ये जॉब कर सके। इस जॉब से हम अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे भी हमारी हालत खस्ता है। मैं एक कलाकार हूँ और मेरी आमदनी काफ़ी नहीं है, इसलिए हम लोग दोनों ने मिलकर मेहनत करने की ठानी थी ताकि अपनी बच्ची को बेहतर भविष्य दे सकें। ज़िंदगी में कई मुश्किलें आईं, लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी की इज्जत और गरिमा के साथ खिलवाड़ होगा। हम लोग गरीब हैं, लेकिन कमज़ोर नहीं हैं। इस लड़ाई को लड़ने की ताकत है हम में और हम इसे लड़ेंगे। जानू, एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? अब तुम भी मुझ पर शक करने लगी हो? नहीं जानू, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ। ये मीडिया वालों की रिपोर्ट की वजह से सोसाइटी में काफ़ी बदनामी हो रही है हमारी। हमारी बेटी सिमरन ने भी तो ये न्यूज़ पढ़ी होंगी, कितनी डिस्टर्ब होगी बेचारी। इन लोगों ने तो मीडिया वालों को भी अपनी साजिश में शामिल कर लिया है देविका। हाँ बेटा सिमरन। मॉम, ये पेपर्स में क्या आया है? अरे कुछ नहीं बेटा, तुझे तो पता है ना, ये पेपर वाले कुछ भी लिखते हैं। पर तू चिंता मत कर, तेरे पापा इन सब से ऐसे बाहर निकल जाएंगे कि तुझे फक्र महसूस होगा कि तू अपने पापा की बेटी है। सवाल सिर्फ प्रिंसिपल का नहीं है मैम। प्रिंसिपल ने तो महिमा के साथ बदतमीजी की ही है, लेकिन स्कूल का बोर्ड, उन्होंने भी महिमा को बहुत ह्यूमिलेट किया है। और ये इंटरनल इंक्वायरी, ये सिर्फ एक मजाक था बस। एक फालतू सा बहाना बनाकर उसे जॉब से निकाल दिया। और इंक्वायरी बोर्ड में सभी के सभी मर्द थे मैम, सिर्फ एक औरत थी। यहाँ तक कि प्रिंसिपल को भी उसमें शामिल किया गया था।
अब आप ही बताइए, क्या इस तरह से कोई इंक्वायरी हो सकती है भला? सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा केस में जो फैसला किया था और उससे जो गाइडलाइंस बनी थी, इस केस में उसका साफ साफ उल्लंघन हुआ है नम्रता। यस मैम, यस। और महिमा हमसे मदद की उम्मीद करती है, हमें उसे निराश नहीं करना चाहिए, उसे न्याय दिलाना हमारी ड्यूटी है मैम। या यू आर राइट। 1990 के दशक में राजस्थान में एक शर्मनाक हादसा हुआ था, जिसमें एक साहसी महिला ने बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई थी और उसका सामूहिक बलात्कार किया गया था। इस केस में कोई प्रोग्रेस न होने के कारण महिला संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में विशाखा नाम की एक पिटीशन दर्ज की, जिसमें वर्क प्लेस में होने वाले यौन शोषण के कानून को और मजबूत बनाने की मांग की गई। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उसे विशाखा गाइडलाइंस का नाम दिया गया। इसके तहत सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में इंक्वायरी कमेटी में महिलाओं का बहुमत अनिवार्य है, लेकिन महिमा के केस में विशाखा गाइडलाइंस का घोर उल्लंघन किया गया था। इंक्वायरी कमेटी में सिर्फ एक महिला थी और बाकी सभी पुरुष। और तो और आरोपी प्रिंसिपल खुद कमेटी का मेंबर था। बात बिल्कुल साफ थी, ये इंक्वायरी नहीं बल्कि जुर्म को छुपाने की साजिश थी। इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए महिमा ने PUCL और स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की मदद से डिफेंस मिनिस्ट्री के दरवाजे पर दस्तक दी। माननीय महोदय, मैं एक आम हिंदुस्तानी औरत हूँ जो मेहनत और इज्जत से अपनी जीविका कमाना चाहती हूँ। मेरे पास बस इतनी ही ताकत है कि मैं अपने परिवार और अपनी बच्ची की देखभाल कर सकूँ, पर मुझसे ये मेहनत करने का अवसर छीना गया है और साथ ही मेरे इज्जत पर भी हमला हुआ है। मेरे साथ अन्याय करने वाला स्कूल का प्राचार्य शक्तिशाली है, उसे बोर्ड का समर्थन है जिसमें सभी फौज के वरिष्ठ अधिकारी हैं। इन सभी लोगों ने मुझसे और मेरा साथ देने वाली दूसरी महिला कर्मचारियों की जीविका छीन ली। लेकिन महोदय, मैं अपनी गरिमा के साथ हुए अतिक्रमण के साथ समझौता नहीं कर सकती। मैं जिल्लत नहीं सहूँगी, आखिर तक लड़ूंगी। मैं एक साधारण औरत हूँ, इसका लाभ कोई नहीं उठा सकता। मेरी इज्जत देश की इज्जत है और इसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं बड़ी उम्मीद से आपके सामने न्याय की मांग रख रही हूँ। मैं हूँ एक आम भारतीय नागरिक, महिमा आर्या। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ब्रिगेडियर साहब। ये मॉर्निंग गुड नहीं चौधरी, तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज़ है। क्यों, क्या हुआ सर? ये मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। ब्रिगेडियर साहब, दिल्ली भी तो हमारी है ना चौधरी, अब दिल्ली तुम्हारे लिए दूर है। मुझे इंटीमेशन मिली है डिफेंस मिनिस्ट्री से कि एक नई कमेटी बनानी पड़ेगी, जिसमें होंगे PUCL और विमेंस वेलफेयर कमीशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की महिलाएं। ये लोग तो मतलब हाल खींच लेंगे। और तो और जिन लोगों को टर्मिनेट किया गया था उन सभी के रीअपॉइंटमेंट के ऑर्डर्स भी आ गए। तुम सुन रहे हो ना? हाँ, मैं सुन रहा हूँ ब्रिगेडियर साहब, लेकिन इस समस्या का उपाय क्या है? आपका मास्टर प्लान क्या है सर? प्लान तो हमारे मास्टर लोगों ने बनाया है चौधरी, और मुझे इस मैटर पर डेली रिपोर्ट भेजने को भी कहा गया है, और मैं इस रिपोर्ट का एक भी पेज इधर से उधर नहीं कर सकता। तुम्हें जो कुछ करना है ना, जल्दी कर लो। वैसे मेरे ख्याल से गेम ओवर। जी आप मिसिस महिमा आर्या हैं? जी, मैं ही महिमा आर्या हूँ। क्या बात है? मैं VPS स्कूल से आया। हमारे प्रिंसिपल साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। लेकिन हम तो लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं। नो प्रॉब्लम, आप वापस कब आएंगी मैम? जी, हम हमेशा के लिए जयपुर छोड़ के जा रहे हैं। ओह, दरअसल हमारे प्रिंसिपल साहब आपको हमारे स्कूल में एक जॉब ऑफर करना चाह रहे थे, उसी की बात करने के लिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। सेक्सुअल हैरेसमेंट का यह केस अब सब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल है। डे टू डे रिपोर्ट डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजी जा रही है। जब केस और इंक्वायरी शुरू हुई तब प्रिंसिपल PS चौधरी अपने प्रिंसिपल के पद पर बरकरार थे।
लेकिन मई 2012 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एक आदेश पास किया कि इंक्वायरी खत्म होने तक प्रिंसिपल पीएस चौधरी को उनके पद से हटा दिया जाए। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आने वाले इस स्कूल को एक सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल बनाने का भी आदेश दिया गया। महिमा आर्या और उसका पति अब अपने नए जॉब में सेटल थे, लेकिन प्रिंसिपल पीएस चौधरी के खिलाफ उनकी लड़ाई पूरे जोर शोर से जारी है। वर्कप्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट का डर कई महिला कर्मचारियों पर आए दिन घात लगाए बैठा रहता है। कुछ महिलाएं शिकार हो जाती हैं और कुछ विरोध करती हैं, आवाजें बुलंद करती हैं। लेकिन अक्सर ऐसे केसेस में जब कोई औरत विरोध करती है तो सबसे पहले उस औरत के आचरण और चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं। ऊपर से इंक्वायरी कमेटी में पीड़ित महिला से ऐसे ऐसे सवाल किए जाते हैं जिससे वो अनकंफर्टेबल फील करती है, और इसी वजह से कई महिला कर्मचारी चुप रहना पसंद करती हैं और अक्सर नौकरियां छोड़ देती हैं। कुछ कुंठित पुरुष ये आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं कि महिलाएं निजी दुश्मनियां निभाने के चक्कर में सेक्सुअल हैरेसमेंट का दावा करती हैं, लेकिन अगर ऐसे केसेस हैं भी तो शायद लाखों में एक होंगे। ऑफिसेज में महिला और पुरुष कर्मचारियों के बीच में हंसी मजाक, हाथ मिलाना, फ्रेंडली तरीके से गले मिलना, ये सब होता रहता है, लेकिन अक्सर इस बात का गलत मतलब निकाला जाता है। रूढ़िवादी लोग तुरंत लपक कर ये कहते हैं कि महिलाओं को अपनी लक्ष्मण रेखा पता होनी चाहिए, और विकृत मानसिकता के लोग फ्रेंडली औरत को चालू करार देने में देर नहीं करते। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। तीन सवाल पूछूंगा तेरे से और 3 सेकंड में ही जवाब देना। पहला, आरटीआई क्या होता है? आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। बच्चे कितने हैं तेरे अशोक मिश्रा? 2। दोनों पर कितनी गोलियां चलाऊं? 1, 2, जल्दी जवाब दे, वरना मैं करोड़पति कैसे बनूंगा मेरे दोस्त। आज के बाद कभी कोई इन्फॉर्मेशन मांगी ना तो तेरी कोई लाइफलाइन नहीं बचेगी, समझा? बोल हाँ, बोल हाँ। चतुर्वेदी जी, ये आदमी तो सारी इंफॉर्मेशन जानने की मांग कर रहा है। कैसी इंफॉर्मेशन हो इसकी? अरे दुनिया भर की, गांव के रास्ते, बिजली के खंभे, चेक डैम का काम, मतलब सारा कुछ। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी हीरोगिरी का सांप सूंघ गया इसको। ये भी अशोक मिश्रा के रास्ते पर निकल पड़ा है। और आप तो जानते हैं चतुर्वेदी जी कि इस आरटीआई एप्लीकेशन का जवाब मुझे देना ही पड़ेगा। तो दे दीजिए ना। क्या बात कर रहे हैं आप? इसका जवाब देने का मतलब अपनी जान हथेली पर रख देने जैसा होगा, वो तो क्रूरता ही जाएगा। आप तो जानते ही हैं, जो पेपर पर होता है वो ग्राउंड पर नहीं होता, और फिर खामा का सारी उंगलियां आपकी तरफ उठेंगी। भगवान गौतम बुद्ध के जमाने में एक डाकू लुटेरा था, नाम था अंगुलीमाल। लोगों की उंगलियां काटकर माला बनाता था और गले में पहन के घूमता था। क्या समझे? चतुर्वेदी जी, ये आदमी हम पे भारी पड़ सकता है। हम उसको इतना भारी कर देंगे कि उठने के लिए 4 कंधे की जरूरत पड़ेगी। पता नहीं किसी किसी में क्या कीड़ा होता है, निकल पड़ते सब कुछ ठीक ठाक करने के लिए। मैं उन ससुर से पूछूं, भाई साहब तुम्हारे बाप का क्या जाता है? चुपचाप पड़े हो अपने घर में। डॉक्टर साहब, हमारी आरटीआई एप्लीकेशन का जवाब आ गया है। बाद में पढ़ लूँगा, हाइलाइट्स बताओ क्या क्या है। सर, इसके मुताबिक 3 चेक डैम बनाए गए हैं, 50 बिजली के खंभे खड़े किए गए हैं और 60 रास्तों पर कंक्रीट बिछाई गई है। और लोगों की आंखों में धूल झोंकी गई है।
हर एक सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए लाखों रुपए आते हैं, करोड़ों का आउटले है, सारा पैसा जाता है इनके। हलक दिखाओ। अब इस मनरेगा स्कीम को देख लो। ये अलग अलग सरकारी प्रोजेक्ट्स में दैनिक मजदूरी गारंटी योजना है, पर प्रोजेक्ट्स तो पेपर पर शुरू होता है और खत्म होता है इनकी जेब में। मजदूर तो खाली बैठा है, और फिर जो करोड़ों रुपए आता है वो कभी खाली नहीं जाता है, वो तो जिला पंचायत कमेटी और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के बीच बराबर बराबर बंट जाता है। दरअसल ये मनरेगा गांव वालों के लिए रोजगार गारंटी स्कीम तो है ही नहीं, ये तो बाबुओं के लिए करप्शन गारंटी स्कीम है। सर ये देखिए, पूरे 300 करोड़ रुपए का घोटाला है यहाँ। सतीश, आरटीआई की एप्लीकेशन दाखिल करते हैं रॉबर्ट्सगंज में मनरेगा के स्टेटस के बारे में। आखिर महात्मा गांधी का नाम जुड़ा है इसके साथ, सोचो इससे भद्दा मजाक क्या हो सकता है। कुछ लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि हर चीज जो गलत हो रही है उसे सही करना उनकी जिम्मेदारी है? ये सवाल प्रशासन के हर उस ठेकेदार के मन में आता है जो ये मानता है कि पब्लिक के पैसे को लूटना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे भ्रष्ट करप्ट लोगों को ईमानदारी की दस्तक सहन नहीं होती, जो उनका कॉलर पकड़कर उनसे ये सवाल कर सके कि ये आप क्या कर रहे हैं। कई जाबाज और ईमानदार सामाजिक कार्यकर्ताओं की सालों की मेहनत ने हमारी पार्लियामेंट को मजबूर किया आरटीआई एक्ट पास करने के लिए, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये एक्ट पब्लिक को अधिकार देता है वो सारी बातें जानने का जो पब्लिक से ताल्लुक रखती हैं, खासकर सरकारी डिपार्टमेंट्स के काम के बारे में, जो कि वो डिपार्टमेंट्स करने का दावा करते हैं। ये एक्ट हमें, आपको और आम हिंदुस्तानियों को ये हक देता है कि वो हर सरकारी दफ्तर पर दस्तक देकर ये सवाल कर सकें कि सर जी आपने हमारे टैक्स के पैसों के साथ क्या किया। उत्तर प्रदेश के डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी आरटीआई का मजबूत हथियार इस्तेमाल कर रहे थे, ये जानने के लिए कि सोनभद्र जिले के रॉबर्टगंज इलाके में विकास के नाम पर ये क्या तमाशा चलाया जा रहा है। उनका निशाना था मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस स्कीम के तहत ग्रामीण घरों के हर बालिग सदस्य को सालाना 200 दिनों का रोजगार मिलने की गारंटी थी। पर क्या ये स्कीम वाकई लागू की जा रही थी? मेरे पास रॉबर्टगंज के हर उस निवासी की डिटेल्स हैं जो रोजगार के योग्य हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने सभी लोगों के राशन कार्ड और बीपीएल कार्ड बनवाने में मदद की थी। इसमें भी जिला पंचायत कमेटी और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स ने काफ़ी रुकावटें पैदा की। फिलहाल मुझे ये जानना है कि कितने गाँव वासियों को मनरेगा स्कीम से फ़ायदा हुआ है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक भी गाँव वाले को इस स्कीम से रोजगार नहीं मिला, ना ही मजदूरी। पर रिकॉर्ड्स के मुताबिक रॉबर्टगंज को यह स्कीम अलॉट हो चुकी है। कैसे? 10 बज चुके हैं, आपका काम कब खत्म होगा? थोड़ी देर और। मैं सिर्फ 15 मिनट के बाद लाइट बंद कर दूंगी। क्या देती हूँ आप? अरे ऐसा मत करना, जरूरी काम कर रहा हूँ भाई। 4 बजे से उठते हैं आप, हाँ? रात भर सोते नहीं हो, दिन रात बस काम ही करते रहते हो। बशांति, ये लेटर कंप्लीट करना है। जैसे मेरे ना कहने से आप रुकने वाले हो, कीजिए अपना काम। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। हाँ, गुड मॉर्निंग। कौन है? जिला पंचायत के सेक्रेटरी साहब आए हैं, अंदर बिठाया मैंने। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। क्या बात है सेक्रेटरी साहब, परेशान दिख रहे हो? कहीं गैस और बदहजमी एक साथ तो नहीं हो गई? इतना खाते हो, डकार भी नहीं लेते। अकेले अकेले जो खाना पड़ता है ना डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आप भी हमारे साथ खा लेंगे तो अच्छा होगा। 2 करोड़ ठीक रहेगा? कब और कहाँ भिजवा दूं, बताइए। बताऊं? तो सुनो चतुर्वेदी जी, तुमने मुझे रिश्वत की पेशकश की, मुझे बुरा नहीं लगा, बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि सड़क ऊपर तक है। तुम तो सड़न की छोटी सी बदबू, छोटी सी। तुम लोग सिर्फ पैसा नहीं खा रहे हो, गांव का भविष्य खा रहे हो। ये मनरेगा स्कीम रॉबर्ट्सगंज की सूरत बदल सकती है। सिर्फ हमारे रॉबर्ट्सगंज की ही क्यों डॉक्टर साहब, पूरे जिले की सूरत बदल सकता है, पूरे यूपी की, पूरे भारत देश की। पर यह स्कीम भारत देश में लागू नहीं हो रही है, और देश ऐसे नहीं चलता है, और नहीं आप जैसे आरटीआई वाले हरिश्चंद्रों के कारण चलता है।
देश चलता है एक जुगलबंदी के कारण, वोट और नोट। जब दोनों आपस में मिलकर ताताथैया करते हैं ना, तब जाकर चलता है देश। तुम देश की नहीं, सरकार की बात कर रहे हो। एक ही बात है, सरकार है तो देश। सरकार बनाए रखने के लिए फंड की जरूरत होती है, और ये फंड जो आता है ना, वो इन्हीं स्कीमों से आता है, जिससे पब्लिक भी बहुत खुश रहती है। और जिसके इश्तिहार पर ये सरकार पूरे देश को दिखाती है ना? जितना छोटा काम उतना बड़ा इश्तिहार। ये बात आप और हम तो अच्छी तरह से जानते हैं। फर्क इतना है कि हम समझते हैं और आप अड़ते हैं। छोड़ दीजिए ना ये अड़ना अकड़ना, आरटीआई फारटीआई। 2 करोड़ कम नहीं होते, जिंदगी बन जाएगी। और आरटीआई कई जिंदगियां बचाएगा। पर वो देखने के लिए आप रहेंगे तब ना डॉक्टर साहब। रॉबर्ट्सगंज के चौराहे पर शहीद ओम प्रकाश तिवारी जी का पुतला खड़ा कर दिया जाएगा। पर हाँ, एक वादा करते हैं आपसे, पुतला खरे पीतल का होगा, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी। पता चला भूत बनकर आरटीआई की मांग कर रहे हैं। जय हिंद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप जिला पंचायत सेक्रेटरी पर जान की धमकी का आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ, वो भी मेरे क्लिनिक में घुसकर। मैं आपकी कंप्लेंट लिखवा देता हूँ। आपके सिक्योरिटी की रिक्विजिशन मैं डीएम साहब के ऑफिस पहुंचा दूंगा। सैंक्शन होते ही मैं हवलदार भिजवा दूंगा। इंस्पेक्टर, मुझे मेरी जान की चिंता नहीं है, लेकिन उस आदमी ने जो कुछ किया वो एक क्रिमिनल एक्ट है। आई अंडरस्टैंड सर, पर आप जो हमें बता रहे हैं वो सारी बातें आपके क्लिनिक के अंदर हुई है। कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई गवाह नहीं। मैं क्वेश्चनिंग करूंगा, पर वो साफ इनकार कर सकते। अब मैं जबरदस्ती तो कोई चार्जशीट फाइल नहीं कर सकता ना सर। डॉक्टर साहब, आपने हमारे रॉबर्टगंज के लोगों का काफी भला किया है, मैं जानता हूं, और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। रक्षा करूंगा सर मैं आपकी, और इस लड़ाई में आपकी पूरी तरह से मदद करूंगा। इंस्पेक्टर, अगर मदद करनी है तो जनता के पैसों के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकने में मदद कीजिए, उन तक सरकारी स्कीमों को पहुंचाने में मदद कीजिए। सर जी, रॉबर्ट्सगंज इलाके में मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर एक आरटीआई फाइल हुई है, क्या करें? वो सरफिरा डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी फिर भागने लगा है। जी सर, क्या जवाब दूं? कोई जवाब मत दो, जो करता है करने दो। ये सारी गलती सरकार की, जिसने आरटीआई पास करवा दिया। इस आरटीआई ने तो हम लोग के पेट पर लात मार दी है। हमारी आरटीआई एप्लीकेशन का जवाब नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, इस मनरेगा वेबसाइट से पता लग जाएगा कितना दूध है और कितना पानी। मैंने खाना लगा दिया है, आप दोनों पहले खाना खा लीजिए, बाद में काम कीजिए। काम तो अब शुरू होगा शांति। ये देखो, मनरेगा स्कीम से हमारे गांव के इन 40 लोगों को रोजगार मिल रहा है, वो भी साल के 200 दिन। ये लोग कमा रहे हैं। तो इसमें बुरा क्या है? बुरा ये है कि मरे हुए लोग मजदूरी नहीं करते। क्या? हाँ, ये 40 के 40 लोग जिंदा नहीं है अब। और सर, काफी सारे कामगार तो अभी अभी दुनिया में आए। मतलब ये सब देखिए, बच्चों की लिस्ट, ये सब नाम छोटे छोटे बच्चों के हैं। और इन दोनों को तो मैं जानता हूं सर, ये तो 2-3 हफ्ते पहले पैदा हुए हैं। समझे शांति, जिला पंचायत कमेटी और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस इस स्कीम का सारा पैसा बटोर रहे हैं, और इसीलिए हमारी आरटीआई एप्लीकेशन का जवाब नहीं देती। हम चुप नहीं रहेंगे, लड़ेंगे। देखिए, मैं आपके जुनून को अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन एक बात आप याद रखिए, जान है तो जुनून है, और मैं ये नहीं चाहती कि आप खामखा कोई खतरा मोल ले। देखो शांति, हमारी एक ही तो बेटी है, उसकी भी शादी हो गई, सेटल्ड है।
और भाई मेरी भी प्रैक्टिस अच्छी खासी चलती है। तुम्हारी पूरी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी हमारी सेविंग पर। आप कहना क्या चाह रहे हैं? यही कि मुझे कुछ होता है तो हो जाए, मगर उनकी काली करतूतें तो सामने आएंगी। भाई एक मेरे मरने से मेरा गांव बसता है, उसका भविष्य बनता है, तो ऐसे मरने मुझे कोई ऐतराज नहीं। ये आदमी भी ना ड्रामेबाज है। चुनी तो कौन सी जगह चुनी अनशन के लिए? सीधा मुख्यालय। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था खत्म करवा देते हैं, पर आप ही खामखा ठंडे पड़ गए। नहीं नहीं चतुर्वेदी जी, कहीं वो मर गया ना तो मामला गर्मा जाएगा, और अगर जी गया ना तो हमारे पिछवाड़े में आग लगा जाएगा। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी के अनशन ने राज्य प्रशासन को सोनभद्र जिले में चल रहे मनरेगा घोटाले में इंक्वायरी बिठाने के लिए मजबूर कर दिया। राज्य के क्वालिटी जांच अधिकारी को इस इंक्वायरी कमेटी का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया और इंक्वायरी में सामने आए इस घोटाले के कई सच। पूरे 300 करोड़ की लूट हुई है सर। सोनभद्र में मनरेगा के इश्यूइंग अथॉरिटी से लेकर पंचायत सेक्रेटरी प्रकाश चतुर्वेदी और बीडीओ सुभाष कश्यप सहित 150 लोग इस रैकेट में शामिल हैं सर। बहुत ही भयंकर कांड है सर। सर ये डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जो हैं, इन्होंने बहुत बड़े हाथी की पूंछ पकड़ ली है। ठीक है सुनील, मैं जरूरी एक्शन इनिशिएट करूंगा। थैंक यू सर। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी, आप तो मतलब मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहे हैं। सर उस छत्ते में मधु है ही नहीं, जनता का खून चूसकर इकट्ठा किया हुआ है, और ये तो हमारी लड़ाई की शुरुआत है बस। आप देखना कितने गड़े मुर्दे सामने आएंगे। जैसे कि प्रकाश चतुर्वेदी, रॉबर्टगंज जिला पंचायत समिति का सचिव, उस पर मनरेगा इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी। सच बताऊं वो इस लायक है ही नहीं, 5वीं फेल है। ये देखिए, ये फाइल देखिए सर। आरटीआई से जानकारी मिली है कि उसने एक से एक जाली डिग्री इकट्ठी की हैं अपनी क्वालिफिकेशन दिखाने के लिए, और इस फरेब में बड़े बड़े अफसर्स ने उसका साथ दिया है। देखिए डॉक्टर, मैं सख्त कार्रवाई के ऑर्डर तो पास कर दूंगा, पर सच में इससे सच्चाई नहीं बदलेगी। आप मुझे समझा रहे हैं या धमका रहे हैं, या फिर आप भी मुझे घूस देने की पेशकश कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि जो तीनों बातें मैं सोच रहा हूं वो तीनों गलत हो। आप उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई का आदेश दें। वो तो मैं दूंगा, कई लोगों की नींदें खराब होंगी, पर मेरा यकीन मानिए आपकी नींद भी हराम हो जाएगी। आपकी पोजीशन के आदमी से इतनी निराशा की उम्मीद नहीं थी मुझे। पोजीशन? आपको क्या लगता है आईएएस होने से, डीएम होने से कोई करप्शन को रोक सकता है? नो डॉक्टर नो। हम सिर्फ ट्रैफिक हवलदार हैं जो करप्शन के बड़े बड़े टैंकर्स, ट्रक को पहले जाने देते हैं, और बाद में आप जैसे छोटे छोटे ईमानदार टू व्हीलर्स को भी कुछ देर के लिए हरी झंडी दिखा देते हैं। पर क्या ट्रैफिक हवलदार हाईवे पर एक्सीडेंट्स को रोक पाते हैं? ना। आए दिन बड़ी बड़ी गाड़ियों के नीचे कितने ही लोग कुचलकर मरते हैं रास्तों पर आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी, उस पर आपके लिए परमानेंट रेड सिग्नल है। मैं अपनी तरफ से एक्शन शुरू कर रहा हूं डॉक्टर, पर ध्यान रहे सामने का रिएक्शन मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। महोदय, श्रीमान प्रकाश चतुर्वेदी, जिला पंचायत सेक्रेटरी, रॉबर्ट्सगंज, आपको सूचित किया जाता है कि आपको अपने ही विभाग में गड़बड़ी करने और दोषी पाए जाने के कारण आपको जिला पंचायत सचिव के पद से तुरंत बर्खास्त किया जाता है।
बाबा, आपकी लड़ाई हम सब समझते हैं, लेकिन आप माँ के बारे में कुछ तो सोचिए। खतरों से आप खेलते हैं, लेकिन असली जख्म माँ के अंदर होते हैं। बाबूजी, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपका ये आंदोलन अगर कोई असलियत बदलेगा तो वो सिर्फ आपकी निजी जिंदगी का, आपका ये खुशहाल परिवार खामखा बिखर जाएगा। और दुनिया को तो रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता बाबूजी। तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे डर नहीं लगता? मुझे भी डर लगता है। हाँ, शायद शांति जितना नहीं, पर लगता तो है। हाथ में चोट लगी है, खून बहा है, बहुत दर्द होता है। और ये दर्द होता है तो मुझे याद दिलाता है कि मैं जिंदा हूं, और ये भी याद दिलाता है कि लड़ाइयां चल रही हैं। चुपचाप एक कोने में बैठकर गलत होते हुए देखता रहूंगा तो शायद ये दर्द नहीं होगा, पर जी भी नहीं पाऊंगा मैं। लेकिन आप अकेले हैं इस दुनिया में इस लड़ाई के लिए। अपनी उम्र देखिए आप। प्यार और जंग में उम्र नहीं देखी जाती शांति। बढ़ती उम्र के साथ हमारा प्यार बदला क्या? मेरी ये जंग भी प्यार की जंग है। मुझे अपने लोगों से प्यार है, मुझे अपने देश से प्यार है, और प्यार की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। इंस्पेक्टर साहब, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि मुझ पर हमला करने वाले वही लोग हैं जो मेरी आरटीआई एक्टिविटीज की वजह से घायल हुए हैं। उनकी बेईमानी की कमाई रुक गई और वो लोग आवेश में आ गए। डॉक्टर साहब, हम उस गाड़ी की तलाश में जो आपसे टकराई थी, कोई डिटेल्स देंगे तो बड़ी मदद होगी। गाड़ी ने पीछे से हिट किया था। मैं इस हालात में था ही नहीं कि मैं कुछ डिटेल्स नोट कर पाऊं। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, हम फिर भी उस गाड़ी को ट्रेस कर ही लेंगे। फिर आप उसके मालिक या ड्राइवर को अरेस्ट कर लेंगे, वो रैश ड्राइविंग का जुर्म कबूल कर लेगा, सजा हो जाएगी, केस क्लोज। और भ्रष्टाचार का केस वो हमेशा खुला रहेगा। सर जी, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। जिस आदमी की सुपारी ली उसने सड़क पर ही दम तोड़ दिया। इसका तो नसीब ही अच्छा है जो इसके टुकड़े टुकड़े नहीं हुए। देश की संपत्ति के लुटेरों के पास अब एक ही रास्ता बचा था, डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देना। उनके परिवार में हो रहे तनाव के बावजूद गंभीर रूप से घायल डॉक्टर ओम प्रकाश अपनी लड़ाई से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। जिन लोगों को उन्होंने निशाना बनाया था उन्हें बर्खास्त तो किया गया था, लेकिन वो लोग डॉक्टर ओम प्रकाश की सांसें बर्खास्त करने पर तुले थे। ये लुटेरे अगर चाहते तो वो अपनी कठपुतलियों को उन्हीं पदों पर बिठाकर अपना लूटपाट का सिलसिला जारी रख सकते थे, लेकिन डॉक्टर ओम प्रकाश इन कठपुतलियों की रस्सियां काटने के लिए तैनात बैठे थे। लुटेरों के पास एक ही विकल्प था कि डॉक्टर ओम प्रकाश की लाइफलाइन ही काट दी जाए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बच्चों, मैं जानता हूं कि भाषण सुनना बहुत बोरिंग होता है। मैं भी जब तुम्हारे इतना छोटा था ना, तो कई बार भाषण सुनते हुए खड़े खड़े ही सो जाता था। लेकिन अब हमें सोना नहीं, जागना है और जगाना है देश को। आप लोग पूछोगे कैसे? हम कैसे जगा सकते हैं? जगा सकते हैं। शुरुआत करो अपने घर से, अपने माँ बाप से एक सीधा सवाल पूछो। जब भी आपके माँ बाप आपके लिए कोई चीज खरीद कर लाएं, कोई गिफ्ट खरीद कर लाएं, उनसे पूछो, मम्मी पापा, आप जो ये चीज हमारे लिए खरीद कर लाए हैं, क्या ये वाकई आपके ईमानदारी से कमाए गए पैसों से है? आपके माँ बाप के, आपके टीचर्स के मुंह लाल होते हैं तो होने दो, पर मेरा यकीन करो बच्चों, यदि आप लोगों ने एक सवाल पूछने की आदत बना ली तो हिंदुस्तान का मुंह काला होने से बच जाएगा। कोई भी आदमी गलत काम करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि आप लोग होंगे ना उनसे सवाल करने वाली सेना। मैं यही कहकर अपना भाषण खत्म करूंगा कि हमारा हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा केवल तभी होगा जब हर एक हिंदुस्तानी को उसके हर सवाल का सही जवाब मिलेगा।
जय हिंद। हॉस्पिटल पहुंचने तक डॉक्टर साहब पूरे होश में थे इंस्पेक्टर। कुछ बोले? जी, अटैक करने वाले मोटरसाइकिल पे थे और उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे। मोटरसाइकिल का नंबर? ये तो नहीं बता पाए। सर, हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। नाकाबंदी पूरे जोर से चल रही है, लेकिन अब तक कुछ हाथ नहीं लग पाया है। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी की कंडीशन कैसी है अब? कंडीशन अब भी क्रिटिकल है। देखो, ये आदमी करप्शन से लड़ रहा है। मीडिया का लाडला बनने में देर नहीं लगेगी। हमने अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो सारे कैमरास और माइक हमारी तरफ उठेंगे। इसलिए इस केस को टॉप प्रायोरिटी बेसिस पर फॉलो करें इंस्पेक्टर। खोद निकालो उन दोनों शूटर्स को। यस सर। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी ने कुछ समय पहले आपके खिलाफ एक कंप्लेंट लिखवाई थी। मेरे खिलाफ? अब मैंने क्या किया? आपने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी और डॉक्टर साहब की बनती नहीं थी, ये बात मैं मानता हूँ, पर ये धमकी उमकी वाली बात सरासर झूठ है, वहम है डॉक्टर साहब का। देखिए, डॉक्टर साहब के पास दुश्मनों की कमी नहीं थी। हम दोनों के अलावा 100 से ऊपर लोगों की नौकरियां खा गए थे। और जब नौकरी जाती है ना, बहुत दर्द होता है साहब। कोई भी 4 पैसे फेंक कर किराए के हथियारों से अपनी मन की भड़ास निकलवा सकता है। वही हुआ होगा। दाग दी किसी ने गोली मार दिया डॉक्टर साहब को। वो अभी जिंदा है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। अब जब नसीब में जिंदगी लेकर आए हैं तो जीकर ही जाएंगे ना डॉक्टर साहब। वैसे आदमी भले हैं। देखिए, बुरे हम भी नहीं हैं। हम मानते हैं कि हम छोटे मोटे घूस लेते हैं, लेकिन जानवान से मारने का पाप हम नहीं करते। सरकारी स्तर पर चल रहे भ्रष्टाचार और हेरा फेरी के खिलाफ लड़ने वाले आम आदमियों पर हमले अब काफी आम हो गए हैं। ये सब कुछ आजादी के पहले भी हुआ करता था, लेकिन तब उन आम आदमियों को फ्रीडम फाइटर का खिताब हासिल था। लेकिन आजादी के बाद सच और ईमानदारी की मशाल जलाए रखने वालों को सुपारी किलिंग्स के द्वारा भस्म किया जा रहा था। सरकारी गलीचों के नीचे अपनी गंद को धकेलने वालों को आरटीआई एक्ट झकझोर कर रख देता है। ये एक्ट उनकी काली करतूतों पर रोशनी डालता है, उन्हें कई सवालों के जवाब देने पर मजबूर करता है, और वो भी पब्लिक और मीडिया के सामने। आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल करते हुए सच को सामने लाने में कई ईमानदार सिपाही शहीद हुए हैं। और अब बारी थी डॉक्टर ओम प्रकाश की। उन पर दूसरा जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन किस्मत उनका कवच बनकर खड़ी। डॉक्टर साहब कैसे है वो? ही इज अ फाइटर। डॉक्टर ओम प्रकाश बच जाएंगे, आप लोग चिंता ना करें। गोली का निशाना ब्रेन था, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि गोली कान को छूते हुए निकल गई। क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बात कर सकते हैं। दो कांस्टेबल्स हर शिफ्ट में। मुझे डॉक्टर साहब 24 घंटे कवर्ड चाहिए। यस सर। हमने खूनियों, रेपिस्ट, स्कैम करने वाले
किस किस को सिक्योरिटी नहीं दी है? ये आदमी कुछ अच्छा करना चाह रहा है, कुछ बदलना चाह रहा है। इसकी हिफाजत हमें याद रहेगी। आराम से लेट जाइए। बस अब बहुत हो गया। मैं आपको घर से बाहर तब तक नहीं जाने दूंगी जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। आप इसे मजाक मत समझिए। मैंने सतीश को कह दिया है कि क्लिनिक बंद, सब बंद। जो भी प्रैक्टिस करनी है आपको यहीं घर पर कीजिए। उन लोगों ने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की और मैं दोनों बार बच गया। इसका मतलब तकदीर भी साजिश कर रही है। तकदीर भी चाहती है कि मैं अपना काम करता रहूं। और फिर जिसकी टीम में तकदीर हो वो टीम हारती नहीं है। तुम लोग मेरी फिक्र करना छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। आपकी फिक्र ना करें? नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता है। बल्कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए कुछ मत कीजिए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ शांति, अपने आप छोटे छोटे जख्म ठीक होते हैं, नासूर नहीं। तो क्या आप अकेले डॉक्टर हैं जो इस दुनिया के नासूर को ठीक करते घूमेंगे? हाँ, मीठी गोलियां उन्हीं ही खिलाएंगे आप जो आप पर बंदूक की गोली दागते हैं। बाबूजी, इस लड़ाई में आप बिल्कुल अकेले हैं। ये आपको क्यों नहीं दिखाई देता? अपना घर अच्छा दिखे इसलिए हम उसे रोज साफ करते हैं। माँ अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाती है ताकि बच्चे सेहतमंद बने। सब लोग अपना अपना काम करते हैं, मैं भी उन्हीं की तरह अपना काम कर रहा हूँ। वो सभी अच्छा काम करने वाले लोग मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। बाबा, आप में और उनमें फर्क है। वो लोग जो करते हैं सिर्फ अपने खून के रिश्तों के लिए, अपने परिवार के लिए। मैं जानती हूँ कि आप क्या कहेंगे कि गांव, शहर, देश ये सब हमारे घर जैसा है, लेकिन बाबा ऐसा नहीं है। कल होकर अगर आपको कुछ होता है तो फर्क सिर्फ हमें पड़ेगा, देश को नहीं। और बाबूजी, आजादी का दौर अलग था, तभी हम गुलाम थे। तो आज क्या हम आजाद हैं? आज हम गुलाम हैं उस मानसिकता के कि सब कुछ सही है। हम गुलाम है उस सोच के कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हम गुलाम है उस डर के कि जान जोखिम में क्यों डालें। हम गुलाम हैं भ्रष्टाचार के, गुलाम हैं भ्रष्ट लोगों के। अभिषेक, आजादी की सबसे ज्यादा जरूरत तो हमें आज, और आजादी मिलती नहीं है, जीती जाती है लड़कर। हमने भूतपूर्व रॉबर्ट्सगंज जिला पंचायत सेक्रेटरी प्रकाश चतुर्वेदी, भूतपूर्व ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सुभाष कश्यप, जिला प्रधान और कई लोगों से पूछताछ की, नाकाबंदियां की, खबरियों की नेटवर्क एक्टिवेट की। जो कुछ बन पाया सब कुछ आजमाया गया, पर इस सब के बावजूद डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी पर हुए हमले के बारे में कोई ठोस सबूत हाथ नहीं आ रहा है। इसके चलते हम ये केस क्लोज कर रहे हैं और ये रिपोर्ट फाइल की जाती है। इस अटैक के केस को लेकर डॉक्टर ओम प्रकाश सीआईडी की जांच की मांग करना चाहते हैं और सोनभद्र के एसपी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो उनका समर्थन करेंगे। इस संदर्भ में डॉक्टर ओम प्रकाश ने केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिखी है। जवाब आना अभी बाकी है। डॉक्टर ओम प्रकाश की जद्दोजहद ने मनरेगा स्कीम के स्कैम का भांडा फोड़ कर दिया। इसकी वजह से प्रकाश चतुर्वेदी, सुभाष कश्यप और कई और भ्रष्ट अधिकारी भी सस्पेंड या डिसमिस हुए। लेकिन क्या इन लुटेरों को कानूनी सजा मिलेगी? जेल होगी? राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार सन 2005 में हमारे देश में अनिवार्य रूप से लागू किया गया था। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां जनता मालिक है, इसलिए लोगों को यह जानने का हक है कि सरकारें और सरकारी विभाग उनके लिए क्या कर रहे हैं। हर आदमी टैक्स देता है और नागरिकों को आरटीआई के द्वारा यह जानने का अधिकार मिलता है कि सरकार उनका पैसा किस प्रकार से खर्च कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इंफॉर्मेशन के अधिकार को हमारे मौलिक अधिकारों का हिस्सा बताया है। इस कानून से सरकारी कामों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है और सरकार भी जनता के प्रति आंसरेबल हो जाती है। आरटीआई कानून के द्वारा न सिर्फ सरकार और उसके नुमाइंदे जनता को जवाब देने के लिए मजबूर हो जाते हैं, बल्कि सरकारी विभागों में चल रहे भ्रष्टाचार को भी रोका जा सकता है। लेकिन आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल करने वाले नागरिकों की जान की रक्षा कौन करेगा? सरकार।
या फिर इस देश की न्याय व्यवस्था। एक जमाना था जब घूसखोर शब्द एक गाली हुआ करता था, लेकिन आज करप्शन इस कदर फैल चुका है कि हर सरकारी स्कीम मानो मैदाने लूट बन जाती है। हमारे देश के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही दुखद सच्चाई बयान की थी कि जनता के हित के लिए दिए गए हर 100 रुपए में से सिर्फ 15 रुपए ही अपनी सही मंजिल तक पहुंचते हैं। हमारे आज के प्रधानमंत्री जी भी अपने वक्तव्य में हर बार करप्शन को विकास के मार्ग में सबसे बड़ी अड़चन बताते हैं। सीएजी हर दूसरे दिन बड़े बड़े स्कैम्स की तरफ इशारा करती है, इंक्वायरीज कमेटी बिठाई जाती है और फिर सब कुछ बैठ जाता है। हमारे देश में भ्रष्ट लोगों को दंड देने में किसी को कोई जल्दी नहीं है, इसलिए भ्रष्ट होने में ना तो किसी को देर लगती है, ना डर लगता है और ना ही शर्म महसूस होती है। और ऐसे में अगर एक बच्चा ये सवाल उठाए कि मम्मी पापा आपने जो इतनी कीमती चीजें मुझे खरीद कर दी हैं, इतना बढ़िया हॉलिडे जो हमने एंजॉय किया, या मेरा बर्थडे जो हमने इतनी धूमधाम से मनाया, क्या इन सब चीजों में खर्च किया गया एक एक पैसा ईमानदारी से कमाया गया था? ये ख्याल शायद बहुत अजीब लगे, लेकिन क्या हम स्कूल लेवल पर बच्चों को आरटीआई एक्ट से परिचित करवा सकते हैं? शायद बच्चों के इनोसेंट सवाल हर भ्रष्टाचारी की गर्दन को शर्म से झुका दे। शायद इससे हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर सकते हैं जो बेझिझक होकर, निडर होकर, लाखों की तादाद में मिलकर भ्रष्टाचार के दरवाजे पर दस्तक दे सकती है, सवाल पूछ सकती है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।